नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। सत्यमेव जयते। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट का फैसला सुनकर यही कहा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर वो बाहर हैं। मंगलवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। जो आरोप पत्र ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दाखिल किया था, उसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस अब इस मामले में इसे अपनी जीत बता रही है। इस फैसले पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरह गैंग्स ऑफ गांधीनगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करती हैं, आज उसकी पोल खुल गई है। हालांकि कांग्रेस के ऐसे बयानों के बावजूद बीजेपी का तर्क है कि केस की मेरिट के आधार पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए कोर्ट से ईडी को झटका लगा है। हालांकि ईडी के पास अभी भी विकल्प हैं, इसके खिलाफ ईडी अपील में जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच देश भर में कांग्रेस ने खुशियां भी मनाई और बुधवार को सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया, विरोध भी जताया। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेताओं को टारगेट करती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करती है, उन्हें परेशान करने के लिए, कमजोर करने के लिए। लेकिन अब सरकार की कलाई खुल गई है और नेशनल हेराल्ड केस में सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया बुधवार को। अब ऐसे में यह सवाल है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वाकई राहत मिल गई है? क्या उनका दामन बच गया है या फिर इस मामले में पिक्चर अभी बाकी है? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का। बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये
आया है। कि कल एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस देश के अंदर आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसके अंदर ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की नेशनल हेराल्ड केस में, कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया। कोर्ट ने फैसला कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हक में किया। एक झूठा मुकदमा एक प्राइवेट कंप्लेंट के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें ईडी ने दखल अंदाजी करते हुए चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं बनता है और एक फर्जी मुकदमा, जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे चलाया जा रहा था, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया। जबकि मैं खुद पेशे से वकील हूं, इसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट मनी लॉन्ड्रिंग के केस नहीं थे। सिर्फ अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए, सच्चाई को नीचा दिखाने के लिए ये केस किया गया था। अरे भाई, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। अभी ईडी का जो मटेरियल ईडी ने कलेक्ट किए हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, और इसमें पुख्ता सबूत है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं सोनिया, राहुल और बाकी लोगों के खिलाफ। तो ये एक वेल प्रूव्ड केस है और अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। अगर लोअर कोर्ट से कुछ गड़बड़ होता है तो ईडी ने भी कहा है वो हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करेगी। सारे मटेरियल एग्जामिन करने के बाद इस केस में तो इतना वेल प्रूव्ड है कि इसमें सजा तय है सोनिया, राहुल और बाकी एक्यूज्ड पर्सन्स का। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है, जो नेशनल हेराल्ड घोटाला, नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है, उस पर मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है, यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, 2 मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। यह आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। यह पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या यह पहला मामला निरस्त हो गया? क्या यह खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि यह जो पहला मामला है, इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है, और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा, तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला दिल्ली की अदालत में है और 2012 से ये पूरा मामला चल रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पूरा मामला उठाया था और कोर्ट वो गए थे, और उसी मामले में सुनवाई पर जब चार्जशीट ईडी की तरफ से दायर किया गया, तो ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि चूंकि एफआईआर दायर नहीं है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बिना एफआईआर के चार्जशीट दायर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे वो मानने से इनकार करते हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि ईडी अपनी जांच को आगे करता रहेगा। फिलहाल राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को राहत मिली है, लेकिन
अब ये जो राहत मिली है, इसको कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे जो संस्थाएं हैं उसका सरकार दुरुपयोग किस तरह से करती है उसकी कलई खुल गई है। और इसी को लेकर कल जो अदालत की तरफ से कहा गया था, उसके बाद आज देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अब आज इसी को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दामन पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो दाग लगी है वो खत्म हो गई है, या अभी भी ये पूरा मामला है। इसका टेक्निकल पहलू भी हम समझने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक पहलू जो है उसके बारे में भी आज समझेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर वशिष्ठ जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका श्याम सुंदर जी। हमारे साथ कांग्रेस के अरशद रजा जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है अरशद जी आपका। डॉक्टर अभिषेक अहलावत, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिषेक अहलावत आपका। श्याम सुंदर वशिष्ठ जी, झटका एक लगा है, इतने साल से केस चल रहा है, आप लोग इसको लेकर पब्लिक डोमेन में भी आ रहे हैं, आते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर और इसको लेकर, लेकिन जब ये मामला आया, ईडी ने चार्जशीट दायर किया तो कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब तक एफआईआर भी दायर नहीं हुई है। झटका एक है, सरकार को भी झटका, ईडी को भी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी के जो कर्म और कुकर्म थे वो कांग्रेस के शासन काल में ही केस दर्ज हुए थे। जो नेशनल हेराल्ड का केस जो दर्ज हुआ था, ईडी ने किया था, ये 2011-12 की घटना है और सरकार कांग्रेस की थी। तो ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी कार्य करती है, मैं समझता हूँ ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। क्योंकि उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और सोनिया जी उसकी सर्वेसर्वा थी, हेड थी, वो एक केवल कठपुतली थे। तो उस समय यदि ईडी कार्य कर रही है, यदि उस समय ईडी ने केस चार्ज किया है, तो निश्चित तौर पर वहां कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। ये हो सकता है कि ईडी से कुछ देरी हुई, कुछ न्यायपालिका ने भी इसमें देरी की। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया तो स्पेशल कोर्ट ने इसको अब क्यों सुनने से इनकार कर दिया, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उस एप्लीकेशन को। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी शुरू से हर एजेंसी का दुरुपयोग करती रही। कुछ अधिकारी जो इस तरीके से थे, जो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी से कार्य करना चाहते थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और कार्य को किया। आज जब स्पेशल जज कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से एक एप्लीकेशन को मना किया है, तो ईडी ने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली पुलिस जांच करेगी उस आधार पर, उसी के साथ ईडी जो अपनी तमाम जो ईडी के पास सबूत हैं, ईडी आज भी बोल रही है कि हमारे पास सबूत है, पक्के सबूत हैं। तो इतना लंबा समय न्यायपालिका को नहीं देना चाहिए तो इतने लंबे समय के बाद भी एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पाई, तो ये तो कमी है ना। ये तो को अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी यदि ये समझती है कि ये साहब बच गए, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गलतफहमी है। केवल उन्होंने स्वीकार करने से मना किया है। अभी जैसे ही दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अरशद रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद रजा, टेक्निकली इस पूरे मामले में फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सब लोग कह रहे हैं कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आरोप सोनिया गांधी पर भी है और राहुल गांधी पर भी है और दूसरे जो आरोपी हैं उन पर भी है। ईडी इस पूरे मामले की तहकीकात अभी भी कर रही है, मामला चल रहा है, मेरिट पर कोई सवाल नहीं उठाया है। उसके बावजूद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अरशद रजा। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार गांधी परिवार को, राहुल जी को, सोनिया जी को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा तय किया, चुना, उस ईडी को जो सत्ता के सामने नतमस्तक होकर के सत्ता के लिए काम कर रही है, विपक्ष के
खिलाफ जो मनोहर कहानियां गढ़ रही है, महाझूठी एजेंसी हो गई है, ईडी की साख आज मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। माननीय न्यायालय ने आज क्या निर्णय दिया है? उन्होंने साफ इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आपको ईडी के केवल एक हकीकत से, आप ईडी के सरकार की साठगांठ है उससे पर्दा हटाना चाहता हूं। पिछले 10 साल में ईडी ने 6312 मुकदमे दर्ज किए और मात्र 120 लोग दोषी पाए गए और 96% मुकदमे विपक्ष। आपके पास आते हैं कुछ आपके पास आते हैं अरशद रजा। अभिषेक अहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और उनसे जरा इस पूरे मामले को समझे। अभिषेक जी, केस की मेरिट पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है जो कल सुनवाई हुई थी उसमें, लेकिन ये बात भी तो गौरतलब है ना कि अदालत ने संज्ञान अगर लिया होता तो इस मामले में गांधी परिवार को आरोपी के तौर पर तलब किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये सेटबैक नहीं है ईडी के लिए? तो ये हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा इस पूरे मामले पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अपने पैनलिस्ट से चर्चा के पहले जरा एक बार इस पूरे मामले को हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कल इनकार कर दिया था। पूरा मामला यहीं से शुरू होता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध नहीं है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी जीत के तौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, अब वो अभी तक दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट के अनुसार सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना। कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा कि एफआईआर के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है। अदालत ने साफ किया कि उसका यह आदेश आरोपों की मेरिट्स के आधार पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर फैसला दे रही है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट ने यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट पेश करेगी और ईडी का यह दावा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है। अब इसी को आज हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा जो मामला है उसमें झटका क्या ईडी को लगा। अभिषेक अहलावत जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केस के मेरिट पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा अभिषेक जी, लेकिन अदालत अगर चाहती तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी को आरोपी के तौर पर तलब भी अदालत कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये माना जाए कि ये ईडी के लिए सेटबैक है? और अगर ईडी के लिए सेटबैक है तो सरकार पर भी एक को भी देखा जा सकता है कि उनके लिए भी ये सेटबैक है। अरुण जी, पहले तो सर्वप्रथम आपको प्रणाम, पैनल में मौजूद दर्शक रजा भाई, श्याम सुलोने जी, उन सब को और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो फैसला है हमें उसे जरा पढ़ना चाहिए। जो आरोप है उसकी सत्यता पे किसी भी तरीके का फैसला कोर्ट ने नहीं लिया। कोर्ट ने केवल ये कहा है कि ड्यू प्रोसेस होता है, हर काम को करने का एक ड्यू प्रोसेस है और जो कि पहले से निर्धारित है उसको शायद फॉलो नहीं किया जाए, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा चूंकि आरोप ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी से पैसे उधार लिए गए, एक पार्टी है जिसका काम केवल इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीत के देश चलाना है, कोई अखबार चलाना उसका काम नहीं है। उससे एक संस्था नेशनल हेरल्ड जो अखबार है उसके जो मालिक हैं वो माननीय राहुल गांधी जी और उनका परिवार, और इससे काफी लोग जुड़े हुए उसके ट्रस्ट में मेंबर्स। इन लोगों ने कुछ पैसा लिया, उससे टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। समझ में आने वाली बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अगर इल्जाम लग रहा है तो उसके पहले एफआईआर होनी चाहिए। तो इस समय सवालों के कटघरे में कांग्रेस पार्टी तो है ही है, वो बाहर नहीं निकली है।
सवालों के कटघरे में इसमें बीजेपी की सरकार भी आ गई कि इन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं किया। क्या ये डरते हैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान से, गांधी परिवार से, कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी? जब अगर कोई अदना सा व्यक्ति जरी से भी कोई कानूनी गलती कर देता है तो उसके ऊपर एफआईआर होती है, वो जेल जाते हैं। मेरा सवाल ये है, जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता जिन्होंने ये पर्सनल पीआईएल डाली थी और इसको पर्सनली परस्यू किया था, न केवल उन्हें हाशिए पे बैठा दिया गया, आज की तारीख में इनके खिलाफ ड्यू प्रोसेस के तहत ये बीजेपी की करंट गवर्नमेंट है, या तो वो ये मानती है कि ये दोषी नहीं है, ये आरोप झूठे हैं। ये सवाल मेरा दोनों भाइयों से रहेगा, आपसे ज्यादा रहेगा श्याम जी, हो सकता है आप इस समय ऐसा ही महसूस करें, पर मेरा सवाल यही है कि आप 15-14 लगभग 14 साल आपको हो गए हैं सत्ता में। मैं ये जानना चाहता हूं आपने ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया? अगर इस केस में आम व्यक्ति जेल जा सकता था तो माननीय राहुल गांधी जी जेल के बाहर क्यों हैं? किस डर से आप लोगों ने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया? धन्यवाद। ठीक है, श्याम सलोनी से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन अरशद रजा की बात अधूरी रह गई थी। अरशद रजा, क्या ये हम नहीं कहें कि टेक्निकल राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है, अभी देखा जाना चाहिए सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को लेकर इस मामले में? आनंद विजय जी, सबसे पहले मैं आपको इस पूरे प्रकरण को आपके माध्यम से जनता को समझा देना चाहता हूँ, मतलब उन तक संदेश देना चाहता हूँ। एजीएल है क्या? एजीएल एक ऐसी संस्था है जो देश की आजादी में देश की आवाज बनी और हेराल्ड अखबार को छापती, जिसके माध्यम से देश को जागरूकता संदेश नेशनल के माध्यम से पहुंचाया जाता था। इसकी स्थापना किसने की? पंडित नेहरू जी ने की, रफी जी ने की और पुरुषोत्तम दास जी ने किया। ये महान नायकों ने किया, जिनकी एक संविधान है देश की आजादी की लड़ाई में। आपको एक और बात बता दूं, सेक्शन कंपनी जो है सेक्शन 25 वो क्या कहती है, हम सबको समझने की जरूरत है। वो साफ साफ ये कहती है कि किसी भी कंपनी जो 25 में नॉट कंपनी है, यानी कि इसमें जो भी शेयर होल्डर था उसको किसी भी कंपनी का न तो कोई एक पैसे का मुनाफा मिलेगा और डिविडेंड मिल सकता है। 2015 में यही अच्छा क्यों नहीं है, इसी का बयान है 2015 में, आप देख लें। और दूसरी बात, ये राजनीति से इसलिए है, विपक्ष को करने का प्रयास इसलिए है क्योंकि इसको दोबारा से खुदेसिया और ईडी की भी मिल चुकी है। 10 साल में ईडी ने रजिस्टर्ड किया है और इस 6362 केस में 20 लोगों को दोषी पाया गया है। तो ईडी तो ऐसे ही कटघरे में है और 96% मुकदमा दर्ज किया है। ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में जो इस मामले में देश भर में आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया और एक तरह से जीत का जश्न भी मनाया, सरकार को यह भी कहा जा रहा है कि गैंग्स ऑफ गांधीनगर भी कहा गया कांग्रेस के नेता के द्वारा, तो किसको कहा गया ये भी साफ है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि कोर्ट ने तो क्लीन चिट नहीं दी है, अभी भी ये पूरा मामला चल रहा है। सिर्फ एक टेक्निकल एस्पेक्ट के तौर पर थोड़ी राहत कुछ समय के लिए मिल रही है। कोर्ट ने ये साफ कहा है, आप भी समझिए ना कि 12 साल से चल रहा है। 2015 में जब ईडी ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, किसके कहने पर करूंगा, यही ईडी ने 6 घंटे राहुल जी से पूछताछ की। क्या पाया राहुल जी से पूछताछ करके? तो साधारण कर देना चाहिए, चाहिए ना। 56 घंटे इसी ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ किया था, गिरफ्तार कर लेते, जेल भेज देते अगर राहुल गांधी गलत थे तो। केवल एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है राहुल गांधी जी को की छवि को बदनाम करने की, सोनिया जी के छवि को बदनाम करने की। पूरी गांधी परिवार की जो लेगेसी है उस पर हमेशा एक सवालिया निशान खड़ा रहे, इसके लिए ईडी को सामने लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को अपने अधीन इस प्रकार से रखा गया है कि वो आज नतमस्तक होकर के काम कर रही है। ये सच्चाई है। आखिर शुभेंदु अधिकारी पर वही ईडी का चाबुक क्यों नहीं चलता? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो वहां पर इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए वहां पर भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था। ये भी तो है ना, पीएमएलए कोर्ट ने इसे 750 करोड़ की
संपत्ति जो अटैच की थी, अगर आंकड़ा मैं सही बोल रहा हूं तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं अगर गलत हो तो, पीएमएलए कोर्ट ने इसे ओके कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं कोई राहत नहीं मिली है फिलहाल पीएमएलए कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से भी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई पुख्ता सबूत है, राहुल जी को जेल में क्यों नहीं डालते, सोनिया जी को जेल में क्यों नहीं डालते, आपके पास क्यों बदनाम कर रहे हैं, और देश के सामने उनकी सभी जाने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो भी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से उनकी बंगले छीन लिए आप, उन पर तमाम तरह की बयानबाजी और उनको क्या क्या कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। बावजूद उसके वो एक कैलिबर वाला नेता, साहस वाला नेता, जिसके पास सत्य है, महात्मा गांधी जी का सत्य है, अहिंसा है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इस झूठे प्रोपेगेंडाबाजियों से अभी क्या कहा आपके चैनल पर मैं सुन रहा था, गौरव भाटिया जी ने, इन्होंने क्या कहा, नकली गांधी परिवार कहा। अरे आप जानते हैं इनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दिया है, इनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दिया है, इनके जो खानदान से आते हैं पंडित नेहरू जी 9 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रहे देश की आजादी की लड़ाई में। आप ऐसे परिवार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल कर रहे हैं। आपको देश से मांगनी चाहिए पार्टी विचारधारा हुई और ये गांधी जी की विचारधारा से कभी सहमत नहीं हो सकती। जैसे इन्होंने एमजी नरेगा का नाम बदला है ना, महात्मा गांधी का सत्य इन्हें हमेशा परेशान करेगा। ठीक है, ये 52 साल तक तिरंगे को नहीं माने थे। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, आप जवाब दीजिए। आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि आप लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे जो संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग कर रहे हैं और टारगेटेड करके लोगों को परेशान करते हैं। कर्म कुकर्म आप करो और हम पर ये कह दीजिए कि हम ईडी का, सीबीआई का, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम अपनी टारगेट बना रहे हैं। तो ये तो बड़ा गलत बयानबाजी है कांग्रेस पार्टी की। भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय नेशनल हेराल्ड का केस दर्ज हुआ, सरकार ईडी किसके अंडर में थी? क्या मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मनमोहन सिंह कार्य कर रहे थे? आपकी सरकार के समय आपके कुकर्म से ईडी सदैव निष्पक्ष कार्य करता रहा है, आज भी निष्पक्ष कार्य कर रहा है। ईडी से कुछ गलतियां अगर हुई होंगी कि वो जांच में डिले कैसे हुआ या उसने कुछ तथ्य जिताए हैं, तब कोर्ट ने कह दिया कि अभी वो नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कोर्ट की भी तो इसमें थोड़ी सी गलती है ना। लेकिन आपको लगता नहीं कि इतने सालों से ये पूरा मामला चल रहा है? नहीं, श्याम सलोने जी, क्या ये फेल्योर नहीं है? इतने सालों से ये पूरा मामला चल रहा है और ईडी को क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी? कोर्ट ने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें बिना एफआईआर के चार्जशीट नहीं दाखिल किया जा सकता, हम इसे मानने से इनकार करते हैं। क्या ये टेक्निकलिटी ईडी को पता नहीं थी? ये माना जा सकता है क्या? ये देखिए, ईडी से कहीं गलती हुई होगी, लेकिन ये कह देना कि यदि ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करती तो क्या ये गलती होती? क्या ये गलती ईडी कर सकती थी? तो ये ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी से जहां गलती हुई है उसका खामियाजा ईडी भुगतेगी। लेकिन इनका ये कह देना कि वो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, बरी कर दिया, अभी ये बरी तो नहीं हुए हैं, अभी तो ये केस तो इनका चल ही रहा है ना। अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की जांच के साथ में ही ईडी ने कहा है कि हमारे पास 80 करोड़ का पुख्ता सबूत है, तो वो सबूत भी तो पेश करेगी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब स्पेशल जो न्यायालय बना है उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, समझ लिया है। अब ईडी इसमें अपनी देखेगी कहाँ कमी रह गई, कैसे रह गई। लेकिन ये कहना कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, ये गलत आरोप है। आप स्वतंत्र एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हो। दूसरी बात, आपका ये कहना कि नेहरू जी ने अपने समय पर जेल में रहे थे 10 बार 9 बार, इंदिरा जी ने शहादत दी थी, वो एक अलग विषय है। नेहरू जी जब जेल में रहे तब माहौल दूसरा था, और अकेले नेहरू जी नहीं रहे थे, केवल नेहरू जी, कई देशभक्त थे जो 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। तमाम ऐसे देशभक्त थे। यदि आप नेहरू जी की इस बात को करेंगे तो आप देखिएगा आपने कितने देशभक्तों को गुमराह कर दिया।
देश के सामने नहीं आने दिया, इतिहास को आपने कुचल दिया। तो ये तो ठीक नहीं है। आप सत्ता के लिए, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के 2 टुकड़े आपने कर दिए, इसलिए आप जेल में गए थे। आप सच्चाई से कितना भागोगे? जितना आप सच्चाई से भागोगे, आप उतना ही आप अंधेरे में चलते चले जाओगे। और आप कहते हो कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईमानदारी पर चल रहे हैं, ईमानदारी पर चल रहे होते हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि गैंग है, ये कह रहे हैं कि गैंग है। चोरी का कार्य श्याम सलोनी जी, जी, श्याम सलोनी जी, आपने सुना होगा कि कहा भी गया कि गैंग है, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। देखिए साहब, इनके नेता जैसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, विदेश में जाकर के भारत की धज्जियां उड़ाना, तो इन कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद करेंगे आप? ये गैंग के रूप में बात, भाषा है, जब इनके नेता ऐसी भाषा बोलते हैं तो ये गैंग की भाषा बोलेंगे। अगर इनका गैंग नहीं होता तो आज नेशनल हेराल्ड का केस कैसे होता? एक समाचार पत्र का आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया, करोड़ों रुपए आपने कमा लिया, बेच दिया उसको, करोड़ों रुपए आप गबन कर गए। तो गैंग कौन है? गैंग किसको कहते हैं? ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं अरशद रजा से, उसके बाद अभिषेक जी के पास जाते हैं। अरशद रजा, इसलिए मेरा कहना है कि जो गैंग वाले लोग यही है, ये टोटल गैंग का कार्य किया है। मनमोहन सिंह जी को इन्होंने कठपुतली बना करके जिस तरह से करते, ठीक है, जरा अरशद रजा से जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। अभिषेक जी के पास भी जाना है। जी बिल्कुल। अरशद, आनंद विजय जी, यही समस्या है। आप इनसे सवाल कुल मुद्दों पर करेंगे, जब इनके दूसरी मुद्दों पर हो जाएंगे अन्य मुद्दों पर। इन्होंने अभी कहा कि कोर्ट से गलती हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं और सवालिया निशान किस पर उठ रहा है? माननीय न्यायालय पर। यानी कि इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को माननीय न्यायालय पर भी भरोसा नहीं रहा। आज केवल एक बयान आने के बाद, न्यायालय ने अगर एक बयान विपक्ष के पक्ष में दे दिया, तो इन्होंने आज सवाल किस पर उठा दिया? माननीय न्यायालय पर उठा दिया। उसके बाद दूसरी बात क्या कहा इन्होंने कहा ईडी से गलती हुई होगी। अरे ईडी पूरी तरह से आपके इशारे पर काम कर रही है ब्रदर। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी है ना, अगर वहां से डायरेक्ट होती तो फिर इस तरह की लूपहोल्स तो सामने नहीं आते। ये वो कह रहे हैं श्याम सलोनी। मैं इनकी बातों का ही जवाब दे रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि विदेश में जाकर के और देश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी के कहिए तो कुछ बयान सुना दूं आपके लिए चैनल पर, लाइव चैनल पर। ये विदेश की धरती पर जाते हैं तो इन्होंने क्या कहा था देश के बारे में? इन्होंने कहा था कि हमें शर्म आती है, भारत मतलब देश में पैदा होने पर हमें शर्म आती है। ये कब की बात पहले है? शर्म आती थी। नहीं, ये कब की बात है? ये कब की बात है? आप खुद देख लीजिए। नहीं, ये कब की बात है? देखिए जो भी हो, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात कहनी होगी। ये आप पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर कुछ भी अगर इस पर कुछ भी आएगा ऑब्जेक्शन, तो वो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। नहीं, वीडियो छोड़, ठीक है, चलिए। जो बात हम जिस मुद्दे पर हैं, हम उस मुद्दे पर कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर इसमें ये श्याम सलोनी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट कर रही होती, छोड़िए उस वीडियो को अभी यहां पर मत लाइए, क्योंकि हम उस कंटेक्स्ट में नहीं है। उस वीडियो पर आप को मत कीजिए, हम लोग भटक जाएंगे। जिस दिन बात होगी ना, बयानों पर जो बात होगी, उस दिन हम लोग इस पर बयान करेंगे और बयान पर चर्चा करेंगे और आपको भी बुलाएंगे। यहां पर श्याम सलोनी ने एक सवाल उठाया है कि ईडी अगर भारतीय जनता पार्टी ईडी को अगर डायरेक्ट की रहती तो इस तरह की कमी नहीं आती और ये ईडी को झटका नहीं लगता। देखिए, मैं आपसे बार बार वही बात बोलूंगा कि ईडी ने पिछले 10 साल में 6312 मुकदमे दर्ज किए, 6312, दोषी पाए केवल 120। आखिर कैसे? ईडी पर सवालिया निशान नहीं उठेगा। आज कोर्ट ने ईडी को बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो ही नहीं सकता, आपको मुकदमा तो दर्ज किया ही नहीं। आपने 56 घंटे राहुल जी को बुला करके पूछताछ कर लिया, आपके पास कोई एक क्लू मिला नहीं। और इतनी बड़ी संस्थाओं में आप जैसे लोग बैठे हैं जो 56 घंटे पूछताछ करने के बाद अगर आपके पास सारे सबूत हैं,
100 सवाल का एक जवाब है, मैं फिर देना चाहता हूं वही, अगर आपके पास सारे सबूत उपलब्ध हैं तो क्या आप मानते हैं कि ये कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट है राहुल और सोनिया जी को? मेरा सीधा ये मैं सवाल मानता है हूं, आपसे। पूरे देश की जनता मानती है। नहीं, मैं अदालत की बात कर रहा हूं। देश की जनता तो खैर, देश की जनता और समर्थक जो हैं वो तो वो उनका अपना परसेप्शन होता है। अदालत ने जो कहा है उससे क्या आपको लगता है? अदालत का फैसला सिर माथे पर है और अदालत ने साफ ईडी को ललकारा है, फटकारा है और एक करारा तमाचा लगाया है कि आप इस प्रकार के मामलों से दूरी रखिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप सबसे पहले जाकर के अगर आपको चलाना है तो मुकदमा दर्ज करिए। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कराया भी है अक्टूबर में 2015 में। सुनिए तो 2015 में यही ईडी बोल दी थी कि ईओडब्ल्यू ने अक्टूबर में मामला दर्ज भी कराया है। अभिषेक अहलावत जी, अब ये एक तरह से राजनीति के पूरा मामला है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पर थोड़ी राहत है, ये कह रहे हैं कि एक बड़ा तमाचा है सरकार के मुंह पर और ईडी के मुंह पर। लेकिन अब एक सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस सही है या ईडी या सरकार? कौन है सही आनंद जी, एक आम नागरिक के तौर पे मैं एक सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जिस अखबार को शायद आपने और हमने कभी हाथ में भी ना लिया हो, नेशनल हेरल्ड, ये कहते हैं कि इतिहास में माननीय नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के तौर पे, वो ही इस अखबार को चलाया करते थे। पर चूंकि हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा तो 2008 में ये अखबार बंद हो गया था। इसको भारत सरकार ने अतूक संपत्तियां दी हुई थी, जिनकी जो हालांकि अखबार बिकता नहीं था। आप भी न्यूज चैनल में बैठते हैं, अगर न्यूज चैनल अच्छा काम कर रहा है तो उसकी कीमत बढ़ती है, शेयर्स बढ़ते हैं और उसके एसेट्स को आप शेयर्स को बेच सकते हैं। अब आप सोचिए, जो अखबार जिसके पास 20,000 करोड़ की, अभी आपको मैं वहां की संपत्तियों की अप्रोक्स वो बता रहा हूं संख्या, वो 20,000 करोड़ की जो संपत्ति है वो 50 लाख रुपए का लोन देके एक यंग इंडियन के नाम से एनजीओ बनाई जाती है, जिसमें सबसे मैक्सिमम शेयर्स राहुल गांधी जी के हैं। वो 50 लाख रुपए में 20,000 करोड़ की संपत्ति को एक्वायर कर लेती है। क्या ये संभव है? चलिए छोड़िए इसको भी। अब ये कहा जाता है कि यहाँ कोई घोटाला नहीं। भाई, कांग्रेस पार्टी जिसका काम चुनाव लड़ना है, वो एक पर्सनल एनजीओ को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनसे जुड़े हुए परिवार को 50 लाख रुपए उधार देती है। उस 50 लाख रुपए से वो नेशनल हेराल्ड को खरीद लेते हैं एसोसिएट जर्नल से। रुकिए रजा साहब, इसमें प्रत्यक्षदर्शी आपके ऊपर आरोप तो बनते हैं, पर तो सवाल यहीं पे आके, जिस टेक्नोलॉजी पे आप आज की तारीख में बड़े खुश हो रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसमें गलती में बीजेपी की सरकार की और ईडी की मानता हूं, परंतु सवाल अब भी ये है, क्या ये जायज है कि 50 लाख रुपए में आप 20,000 करोड़ की प्राइम लोकेशन की संपत्तियों को खरीद लेते? एक ऐसे व्यक्ति जो आज भी वो अखबार नहीं चल रहा, चलिए आपने खरीदा था, बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे, 50 लाख रुपए में आपने अपनी पार्टी से उधार लिए और एक इतनी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी अपने खरीद भी ली। अब आप कहते हैं कि नहीं, उन पे आप शक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पिताजी ने शहादत दी, उनकी दादी ने शहादत दी। खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या करी, खालिस्तानियों को उठाने वाली, उनको ऊपर उठाने वाली, उस पंजाब जैसे इतने विकसित स्टेट, उसके अंदर आतंकवाद को पनपने देने वाली इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या उन्हीं ने की जिन्हें उन्होंने पाला। अब आइए राजीव गांधी जी पे, एलटीटी को किसने ट्रेन किया था? फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत सरकार ने दूसरी तरफ हम लोग चले जा रहे हैं। और जब आपने उनसे धोखा किया तो उनकी हत्या किन्होंने की? बाकी किसी ने नहीं की, एलटीटी ने ही उनकी हत्या की। तो वो अपने दोष उन्होंने खाए हैं, इसमें शहादत वाली कोई बात नहीं है। जिन सिखों के गले में टायर डाल के जलाया गया था और उसके जवाब में राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, तो फिर नरेंद्र मोदी गोधरा कांड के बाद जो गुजरात में दंगे हुए,
उसके खिलाफ आप फिर उनकी हम लोग तरफ दूसरी उंगली तरफ कैसे चले उठा जा रहे हैं। सकते अभी अभी यही अरशद रजा को मैंने कहा कि हम लोग इस मामले पर दूसरे की कभी चर्चा करेंगे, आप लेकिन बहुत हम लोग ज्यादा दूसरी आउट ऑफ तरफ द जा रहे सर्कल हैं। जा रहे हैं अरशद हाँ, भाई। हम लोग दूसरी किसी तरफ जा रहे हैं। मुद्दे पे मेरा रहिए। मेरा ये सवाल, टेक्निकली आपको छूट जरूर मिल गई है, पर आप इसे क्लीन चिट नहीं कह सकते, क्षमा चाहूंगा। तो ये क्लीन चिट सवाल, हाँ क्लीन चिट नहीं दे सकते ये है, लेकिन एक चीज और है। अभी हमारे साथ अगर जुड़ेंगे कानून के जानकार, कोशिश हम कर रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा तकनीकी पक्ष हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर एक चीज और हम समझना चाहेंगे आपसे कि क्या वाकई ये गलती हो गई है ईडी की तरफ से? ईडी को क्या इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है चल रहा है, उसमें हम चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं और उस पर एफआईआर नहीं है, कोर्ट में ये पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगा? इतने मामले ईडी के सामने हैं और वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इसकी जांच चल रही है, ये कैसे उनसे छूट गया? ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, ईडी ने जब ये मामला उठाया था तब 2013 में था। उस समय जो सत्ता थी वो यूपीए के पास थी। अब प्रथम दृष्टया मेरे जैसा आम व्यक्ति अगर देखता है जो रजा साहब कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग होता है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था सीबीआई के लिए वर्ड केस्ड पैरट। ये पूरे मीडिया में भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी कार्रवाई में है। मैं कोई मन गढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सरकार ने उसे केज करा हुआ एक तोता है। जो सरकार बोलती है वो ही सीबीआई बोलती है। तो जो आरोप आप रजा साहब लगा रहे हैं वो आप पे पहले लगे हुए हैं, प्रथम दृष्टया, जिसे कहते हैं ना प्रथम दृष्टया दोषी। अगर आपको भी ऐसी संपत्ति अलॉट कर दी जाए जिसकी कीमत हजारों करोड़ में है और आपने चंद लाखों में वो खरीदी हो, तो वो कहीं ना कहीं क्राइम की तो बदबू आती ही आती है। कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो जरूर है। जी, आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी को मान लेना चाहिए और रजा साहब आपको भी मान लेना चाहिए कि भविष्य में जिस तरीके की डायरेक्शंस दी गई हैं उस हिसाब से एफआईआर भी होनी चाहिए। और ये श्याम सलोनी जी और बीजेपी पार्टी जो इस समय सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर राहुल गांधी जी इसमें दोषी हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी इस समय वो सत्ता में हैं और वो इसी दम पे विजेता बने हैं। इस सत्ता में वो इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाए थे और जनता ने ये आरोप माने थे। प्रथम दृष्टया आरोप विश्वसनीय लगते भी हैं। मैं टेक्निकली में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये कोर्ट में है मामला। तो कोई वकील या कोई जिसने इस केस को टेक्निकली, लॉजिकली और लॉ की निगाह से इसे देखा हो, पर प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो 50 लाख रुपए में कोई भी व्यक्ति 20,000 करोड़ की संपत्ति अगर अपने कब्जे में कर लेता है और ऐसे अखबार की जो आज छपता भी नहीं, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे हो गई? अब इसका जवाब हम तो लेंगे अरशद रजा से और वो भी बताएंगे इसके बारे में, और फिर हमारे साथ श्याम सलोनी जी हैं उनसे भी हम जरा जानेंगे। लेकिन इस बीच कानूनी पक्ष के बारे में बताने के लिए प्रशांत कुमार जी एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हम कर रहे हैं, कल जो फैसला, एक मामला आया था, सुनवाई हुई थी और उसमें कोर्ट की जो टिप्पणी थी राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली की नेशनल हेराल्ड के मामले में, ईडी को ये झटका माना जाए? क्या है टेक्निकलिटी, जरा समझाइए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार और ईडी को बड़ा तमाचा लगा है और जबरदस्ती उन्हें फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हम इसके मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चार्जशीट को। जरा इसके टेक्निकल पहलू को जरा समझाइए, उस कोर्ट का कहने का मतलब क्या है? सर अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है प्रशांत जी?
प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभी प्रशांत जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जो बातें कही गई हैं, हर्षद रजा जरा आप इस बीच अपने जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले जो माननीय जज है, आदरणीय जज है, जज विशाल गोगले ने अपने आदेश में कहा क्या है उसको हमें सुनने की जरूरत है। तमाम बातें ये करने से हमें लगता है कि हम उस पहलू पर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ये आदरणीय माननीय न्यायालय के जज महोदय का बयान है। मैं आपके बीच में बोला नहीं था, माननीय राजनीतिक विश्लेषक साहब, आपके पास ज्ञान ज्यादा होगा। नहीं, आप बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप अपनी बात कहिए। वो हाँ, कोट करके मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जज के कोर्ट महोदय ने जो बोला है, उन्होंने साफ कहा है कि किसी एक व्यक्ति के शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़ी है। तो इस मामले पर सुनवाई करना संभव नहीं है, ये कोर्ट के जज महोदय ने बोला है। क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है? आप कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, आपको कोर्ट पर भरोसा रहा या नहीं रहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि आरोप झूठा है, उन्होंने ये कहा कि आप बताइए माननीय कोर्ट ने क्या ये कहा कि आरोप झूठा है? आप काश की इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप कोर्ट ठीक है, जरा आते हैं अरशद रजा, आपके पास आते हैं। जो बात आप उठा रहे हैं, जो बातें आप उठा रहे हैं, जरा प्रशांत जी से भी हम समझ लेते हैं। प्रशांत जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रशांत जी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। श्याम सलोने जी, आप लोगों के ऊपर तो सारी बातें जो आ रही हैं कि इतने सालों तक ये केस चल रहा है, इसको लेकर चुनाव में भी चर्चाएं होती रहीं, मुद्दा उठाया जाता रहा, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया जा रहा है। इतने सालों से ये केस चल रहा है, 2012-13 से, और हम 2025 के आखिर में इसकी चर्चा कर रहे हैं। और जब उस पर चार्जशीट दायर किया गया तो कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया। क्या माना जाए? इतने लंबे समय तक सब कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी उसमें वो उनका दामन साफ नहीं है, अभी उनको राहत नहीं, थोड़ी समय के लिए राहत मिली है। आखिर इतने कब तक आप फंसाए किसी को रखेंगे? देखिए, मैं आप ही की सवाल से एक सवाल करता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से कोई भी दबाव होता, यदि ईडी पर हमारा किसी प्रकार का दबाव होता, क्या ये केस इतना लंबा चलता? मैं भारत की जनता के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। यदि हम ईडी पर दबाव डालते हैं तो क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है? क्या हमारे पास ऐसे अधिवक्ता, ऐसे कानून के ज्ञाता नहीं है जो बहुत पहले इस केस का फैसला सुनवा देते हैं? आज सोनिया जी और राहुल जी जेल में होते, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक एकलौती पार्टी है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कहीं पर भी ठीक है। एक बार और जरा प्रशांत जी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत त्रिवेदी जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? श्याम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं वही बात कर रहा था, आपने मुझे बीच में रोक दिया था, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि हमारा हस्तक्षेप होता, सरकार का हस्तक्षेप होता, तो ईडी इतना लंबा कैसे खींच लेती? क्योंकि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हर बिंदु से जांच करती है। उस पर विलंब हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ये उसका काम है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने, माननीय सम्मानित जज साहब ने ये भी कहा है कि यदि ईडी चाहेगी तो अपनी जांच को जारी भी रख सकती है। ये इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए रजा साहब को। राहुल जी, सोनिया जी जेल पर है अभी। ईडी को ये आदेश भी दिया गया है कि ईडी अपनी जांच जारी रखे। ईडी ने भी ये बयान दिया है कि दिल्ली पुलिस की जांच के साथ ईडी भी जो 80 करोड़ के पुख्ता सबूत हैं वो पेश करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूमिका कहाँ है भाई? आप हर चीज में भाजपा सरकार को घेरते हो। मैं कहता हूं बड़ा खुले शब्दों में, भारत की जनता ये देख रही है कि जब ये केस दायर हुआ
2012 में सरकार, बार बार मैं कह रहा हूं, भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी प्रशांत जी, जरा जल्दी से इसकी टेक्निकलिटी को जरा समझा दीजिए। चलिए, आज इतना ही। कुछ समस्याएं आ रही हैं तकनीकी तौर पर, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा इस चर्चा के दौरान। इस पर आगे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो दिक्कतें आई उसके लिए माफी, क्षमा चाहता हूं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्शद रजा, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर अभिषेक अलावत जी, और लगातार हम कोशिश करते रहे कानूनी पक्ष को समझने के लिए प्रशांत त्रिवेदी अधिवक्ता से, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।